नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज एक घटना पर विचार करते हैं। एक दिन मिस्टर गुप्ता और मिसेस गुप्ता बाजार जाते हैं। मिस्टर गुप्ता एक कॉपी, एक पेन और एक पुस्तक खरीदते हैं, जबकि मिसेस गुप्ता 1 किलो टमाटर, 1 किलो आलू और 1 किलो प्याज खरीदती हैं। मिस्टर गुप्ता और मिसेस गुप्ता द्वारा खरीदी गई वस्तुओं का संग्रह परिभाषित है, क्योंकि हम जानते हैं कि उन्होंने क्या खरीदा। चलिए अब एक दूसरे उदाहरण पर ध्यान देते हैं। पुराने सिक्कों का संग्रह, क्या यह परिभाषित है? ऐसे ही प्रश्नों की उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने के लिए हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 11 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्याय 1 समुच्चय। जब 16वीं और 17वीं शताब्दी से अप्रत्यक्ष रूप से ही हो रहे फलन के विकास में, जिसमें मुख्य भूमिका गैलीलियो, लेबनीज, डिरिक्लेट जैसे महान गणितज्ञों की है, फलन को सही व व्यापक रूप तब मिला जब 20वीं शताब्दी में जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कंतोर ने समुच्चय के सिद्धांत को विकसित किया। कंतोर को ही समुच्चय सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय जाता है। आज आधुनिक गणित का आधार समुच्चय सिद्धांत है, जो संबंध, फलन, प्रायिकता, कंप्यूटर भाषा आदि में अहम भूमिका निभा रही है। कुछ शब्दों को हम अपने दैनिक जीवन में दिन प्रतिदिन या तो प्रयोग करते हैं या उनको सुनते हैं, जैसे ताश की गड्डी, चाबी का गुच्छा, भेड़ों का झुंड, बच्चों का समूह आदि में प्रयुक्त हुए शब्द गड्डी, गुच्छा, झुंड, समूह मिलते जुलते शब्द लगते हैं, जिनके लिए यदि हम एक उभयनिष्ठ शब्द ढूंढें तो गणितीय शब्द समुच्चय है। समुच्चय व्यक्तियों अथवा वस्तुओं का एक ऐसा संग्रह होता है जिसमें कोई ना कोई एक गुणधर्म समान होता है, जिस वजह से वे व्यक्ति या वस्तु उस संग्रह में हैं। बच्चों, अब हम लोग समुच्चय की गणितीय परिभाषा पर विचार करते हैं। समुच्चय की गणितीय परिभाषा कहती है कि व्यक्तियों या वस्तुओं का सुव्यवस्थित, सुसंगठित व सुपरिभाषित संग्रह ही समुच्चय कहलाता है। यहाँ पर प्रयुक्त हुए 3 शब्दों सुव्यवस्थित, सुसंगठित व सुपरिभाषित पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। इसमें पहला शब्द सुव्यवस्थित का अर्थ है पिछले आंकड़ों के आधार पर अगले पद का पता लगाना, जैसे 1, 2, 3, 4 का अगला पद आप जानते हैं कि 5 होगा। जैसे 2, 4, 6, 8 का अगला पद आप जानते हैं कि 10 होगा। जैसे 99, 97, 95 का अगला पद आप जानते हैं 93 होगा। ऐसा आप इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि दिए गए आंकड़े सुव्यवस्थित हैं, अर्थात या तो आरोही क्रम में हैं या अवरोही क्रम में, और आसान भाषा में अगर मैं कहूँ तो या तो बढ़ते क्रम में हैं या घटते क्रम में हैं। क्या आप 0, 2, 10, -20, 50, 1 का अगला पद बता पाएंगे? नहीं, क्योंकि दी गई संख्याएं सुव्यवस्थित नहीं हैं। इसके दूसरे शब्द पर हम लोग प्रकाश डालते हैं। दूसरा शब्द है सुसंगठित, जिसका अर्थ है कि किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति ना हो, अर्थात सभी अवयव अलग अलग हों। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 1 को कई बार लिख दिया गया है। तो जब किसी भी संख्या को बार बार लिखते हैं, अर्थात पुनरावृत्ति होती है, तो समुच्चय में उसे एक बार ही लिखा जाता है। इसका तीसरा शब्द है सुपरिभाषित, जिसका अर्थ है एक सर्वमान्य सत्य, एक ऐसी बात जिसे सभी स्वीकारते हों। इसे 2 उदाहरण से समझते हैं। पहला उदाहरण तो वही लेते हैं जो कक्षा की शुरुआत में पूछा था, पुराने सिक्कों का संग्रह, क्या यह परिभाषित है? यहाँ पुराना शब्द पूरी तरह से परिभाषित नहीं है, क्योंकि यहाँ यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि कितने पुराने सिक्कों का संग्रह, अर्थात
1 माह पुराना, 2 माह पुराना, 1 साल पुराना, 2 साल पुराना, 3 साल पुराना इत्यादि। इसलिए पुराने सिक्कों का संग्रह परिभाषित नहीं है। इस बात को एक दूसरे उदाहरण से भी समझने का प्रयास करते हैं। बाग के सभी सुंदर फूलों का संग्रह, क्या यह परिभाषित है? यहाँ पर प्रयुक्त शब्द सुंदर, फूल परिभाषित नहीं है। शब्द सुंदरता की अवधारणा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बदल जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी के लिए गुलाब का फूल सुंदर हो सकता है, तो किसी के लिए बेले का, तो किसी के लिए चमेली का फूल। इसलिए बाग के सभी सुंदर फूलों का संग्रह परिभाषित नहीं है। तो क्या उपर्युक्त उदाहरण समुच्चय का निर्माण कर पाएंगे? जवाब है मेरे प्यारे बच्चों, नहीं, क्योंकि समुच्चय के लिए वस्तुओं का सुव्यवस्थित, सुसंगठित व सुपरिभाषित होना अति आवश्यक है। हाँ, यदि हम इस वाक्य को इस प्रकार कहें कि बाग के सभी लाल फूलों का संग्रह, तो यह एक समुच्चय है, क्योंकि रंग का लाल होना सभी के लिए एक समान है। बच्चों, आगे हम समझेंगे कि सुव्यवस्थित व सुसंगठित शब्द भी सुपरिभाषित में ही समाहित हो जाएंगे। लेकिन अभी कुछ अन्य गणितीय उदाहरण जिन्हें हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, जैसे प्राकृत संख्याएं। आप जानते हैं n बराबर 1, 2, 3, 4। पूर्णांक आप जानते हैं z बराबर -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। q अर्थात परमेय संख्याएं जो p/q के फॉर्म पर दिखें, जहां q डज नॉट इक्वल्स टू 0, p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो तथा p और q z से ही लिए गए हों। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि समुच्चय की परिभाषा आपको अच्छी तरह से स्पष्ट हो चुकी है। तो अब हम समुच्चय के प्रदर्शन व निरूपण की चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, समुच्चय का प्रदर्शन हमेशा मझला कोष्ठक के माध्यम से किया जाता है तथा इसे अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से निरूपित किया जाता है। मझला कोष्ठक के अंदर जो भी चीज़ें लिखी होती हैं उनको हम अवयव कहते हैं। अवयव हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से निरूपित करते हैं। अगर कोई व्यक्ति या वस्तु किसी समुच्चय का अवयव है तो इसे इस चिन्ह के माध्यम से निरूपित करते हैं, जिसका अर्थ है का अवयव है। इंग्लिश में अर्थात अंग्रेजी में बोलते हैं मेंबर ऑफ। इस प्रकार उपर्युक्त पिछली कक्षाओं में पढ़े उदाहरणों को निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जो प्राकृत संख्याएं हैं, अब हमने उसको मझला ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है, मझला कोष्ठक के अंदर लिखा, और इसलिए अब ये कहलाएगा प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब इसे हम बोलेंगे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। मेरे प्यारे बच्चों, अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस तरह से दो मझला कोष्ठक का प्रयोग कर दिया गया है और यहाँ पर एक नया शब्द समुच्चय जोड़ दिया गया है। इसी तरह से पीछे अभी हम लोगों ने पढ़ा था पूर्णांक, तब इस तरह के मझला कोष्ठक का प्रयोग नहीं किया गया था। जैसे ही यहाँ पर मझला कोष्ठक लगा दिया जाता है, वैसे ही ये जो पूर्णांक था ये बदल जाता है पूर्णांकों के समुच्चय में। ये किस में बदल जाता है? पूर्णांकों के समुच्चय में। यही नियम आगे लागू होता है परमेय संख्याओं पर भी, और केवल मझला कोष्ठक का प्रयोग किया गया, जिससे ये बदल गया किसमें? ये बदल गया परमेय संख्याओं के समुच्चय में। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग आगे समुच्चय निरूपण की विधियों को सीखेंगे। समुच्चय निरूपण की कुल 4 विधियां हैं, जिसमें सबसे पहला आप देख रहे हैं रोस्टर या सारणीबद्ध विधि, दूसरा है समुच्चय निर्माण विधि, तीसरा है वेन आरेख विधि और चौथा है वर्णात्मक विधि। मेरे प्यारे बच्चों, इन विधियों को बारी बारी से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। समुच्चय निरूपण की विधियों में सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे रोस्टर या सारणीबद्ध मेथड के बारे में। इस विधि में समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कर देते हैं तथा 2 अवयवों को अर्धविराम द्वारा पृथक या अलग करते हैं। फिर सभी अवयवों को मझला कोष्ठक के अंदर
लिखते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को देख पा रहे हैं। इसके बाद हम लोग इसके दूसरे विधि पर चर्चा करते हैं, समुच्चय निर्माण विधि। जैसा कि हम जानते हैं कि समुच्चय के सभी अवयवों में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है जो उस समुच्चय के बाहर किसी अवयव में नहीं पाया जाता है। अतः इसमें एक प्रतीक x, मेरे प्यारे बच्चों, आप इस x के स्थान पर कोई और भी संख्या ले सकते हैं, कोई और भी वेरिएबल ले सकते हैं, का प्रयोग करते हैं तथा इसके बाद कोलन का चिन्ह जो आप देख रहे हैं केवल 2 बिंदुओं के माध्यम से आपको देखने को मिल रहा है। कोलन चिन्ह का प्रयोग करने के बाद अवयवों समुच्चय के अवयवों को विशिष्ट गुणधर्म को लिखते हैं जो उनके पास एक कॉमन प्रॉपर्टी पाई जा रही है। फिर संपूर्ण कथन को मझला कोष्ठक के अंदर ले लेते हैं। जैसे a बराबर 2, 4, 6, 8 को समुच्चय निर्माण विधि में लिखने पर, जैसे ही हम इसको समुच्चय निर्माण विधि में लिखते हैं तो आपने देखा कि यहाँ पर एक वेरिएबल हमने ले लिया है, फिर उस वेरिएबल की हमने प्रॉपर्टी बताई अर्थात गुणधर्म बताया और आगे उसका कुछ प्रतिबंध बताया। इसको इस तरह से पढ़ेंगे, x इस प्रकार है कि x एक प्राकृतिक सम संख्या है और x 1 से तो बड़ा है परंतु 9 से छोटा है। मेरे प्यारे बच्चों, समुच्चय निर्माण विधि में इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि समुच्चय निर्माण विधि का निरूपण अद्वितीय नहीं होता है, अर्थात एक क्लास के 4 बच्चे अगर इसी एक एग्जाम्पल को डिफाइन करेंगे तो वो 4 अलग अलग तरह से परिभाषित कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा 2, 4, 6, 8 को समुच्चय निर्माण विधि में लिखें, तो कोई बच्चा इसको इस तरह से भी परिभाषित कर सकता है, कोई बच्चा इसको इस तरह से भी परिभाषित कर सकता है, कोई बच्चा इस प्रकार से तो कोई बच्चा इस प्रकार से। चारों ही मेथड सही है, चारों ही लिखने का जो तरीका है, जो विधि है वो एकदम सही है, लेकिन कौन किस गुणधर्म को किस तरह से कैच कर पा रहा है ये मैटर करता है। बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसकी तीसरी विधि वेन आरेख विधि पर हम लोग चर्चा करते हैं। समुच्चय का सचित्र निरूपण ही वेन आरेख कहलाता है। इसके लिए हम किसी भी बंद आकृति जैसे वृत्त, आयत, दीर्घवृत्त, त्रिभुज आदि का प्रयोग करते हैं, परंतु साधारणतया वृत्त और आयत का ही प्रयोग किया जाता है। आप इनमें से कोई भी बंद आकृति का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि साधारणतया हम लोग एक इस आकृति का और एक इस आकृति का प्रयोग करते हैं। जब इस चैप्टर से, इस अध्याय से आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर इस तरह के दीर्घवृत्त अर्थात ओवल शेप का भी प्रयोग शुरू कर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसकी चौथी विधि जो हमारे पास है वो है वर्णनात्मक विधि। इस विधि में समुच्चय को शब्दों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, सभी परमेय और अपरमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। मेरे बच्चों, अब हम लोग इसको एक चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि जो हमने 4 मेथड सीखे हैं उनके क्या गुणधर्म हैं, क्या दोष हैं। यहाँ पर एक प्रश्न है जो कि वर्णनात्मक विधि में लिखा गया है, 10 से कम सभी प्राकृत सम संख्याओं का समुच्चय। आप देख रहे हैं रोस्टर मेथड में इसको इस तरह से डिफाइन किया गया है, समुच्चय निर्माण विधि में इसको इस प्रकार से लिखा गया है, जबकि वेन आरेख विधि में इसको इस तरह से निरूपित किया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चारों ही मेथड आपको एक टेबल में अच्छे से समझ आ रहे होंगे और यहाँ से बच्चों के माध्यम से एक प्रश्न जो कि मुझे पता है आपके मन में रह रहकर उठ रहा है कि निरूपण की इतनी सारी विधियां क्यों, क्या एक या 2 विधि से काम नहीं चल सकता है। बच्चों, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। अगर मैं पिछली टेबल को ध्यान से देखूं तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि कोई भी मेथड यूनिक नहीं है। यूनिक अर्थात समय बीतता गया और समय बीतने के साथ हमें अलग अलग विधियों की ज़रूरत पड़ी। जैसे अगर मैं रियल नंबर r, जिसको बोलते हैं वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, या फिर मैं कहूँ परमेय संख्याओं का समुच्चय, तो मेरे प्यारे बच्चों, इनको हम किसी भी प्रकार से वेन आरेख पर नहीं दिखा सकते हैं, ना ही हम इनको किसी भी प्रकार से सारणीबद्ध कर सकते हैं।
तो अब हमारे पास इनके व्याख्यात करने के लिए हमारे पास दो विधियां बचती हैं, या तो वर्णात्मक विधि या समुच्चय निर्माण विधि। तो हर विधि की कुछ अपनी कमियां हैं, कुछ अपने दोष हैं, और हम जो विधि जहां पर उपर्युक्त होती है उसी प्रकार से उसको अडॉप्ट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, समुच्चय के निरूपण के बाद अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं समुच्चय के प्रकार के। तो समुच्चय के कई प्रकार होते हैं, जिनमें से हम कुछ मुख्य समुच्चयों के प्रकार को समझेंगे, जिनमें सबसे पहला हमारे पास आता है रिक्त समुच्चय। एक ऐसा समुच्चय जिसके अंदर कोई भी अवयव नहीं पाया जाता है, रिक्त समुच्चय कहलाता है। इसे इस प्रतीक के माध्यम से हम लोग दिखाते हैं, इसको फाई बोलते हैं। इस चिन्ह का नाम फाई है। या फिर आप केवल दो मंझला कोष्ठक लिख देंगे और उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखेंगे, इस तरह से भी निरूपित करते हैं। तो प्रतीक या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, दो में से किसी एक का आप प्रयोग करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, रिक्त समुच्चय को उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। 2 और 3 के मध्य पाई जाने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि जब भी हम लोग प्राकृत संख्याओं की बात करते हैं तो 2 और 3 के बीच कोई भी प्राकृत संख्या नहीं पाई जाती है, अतः यह एक रिक्त समुच्चय है। मेरे प्यारे बच्चों, इसका दूसरा जो प्रकार है वो है एकल समुच्चय। एक ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो, एकल समुच्चय कहलाता है। उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं सभी सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, अर्थात 2। आप जानते हैं कि केवल 2 ही एक ऐसी सम संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। मेरे प्यारे बच्चों, समुच्चय के प्रकार में तीसरा प्रकार आता है अपरिमित समुच्चय। एक ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों को सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता है। यही बात मैंने आपको अभी पीछे बताई थी। और यदि सूचीबद्ध करना संभव हुआ भी तो सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया कभी भी समाप्त नहीं होती है, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। यहाँ पर आपको दोनों ही उदाहरण दे दिए हैं। यहाँ से Q आप देख रहे हैं सूचीबद्ध करना संभव नहीं है, Z सूचीबद्ध करना संभव है, अर्थात पूर्णांकों का समुच्चय, तो इनका कोई अंत नहीं है। ये कहाँ से शुरू हो रहे हैं, कहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं, नहीं पता चल रहा है। अगर हम प्राकृत संख्याओं की बात करते हैं तो शुरुआत तो पता है कि 1 से शुरू हो रहे हैं, लेकिन कहाँ पर अंत हो रहा है नहीं पता है, इसलिए ये अपरिमित समुच्चय के उदाहरण हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कुछ समय पहले अभी आपको बताया था कि सुव्यवस्थित और सुसंगठित आगे चल कर के सुपरिभाषित में ही समाहित हो जाते हैं, और वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो अब अगर हम समुच्चय की परिभाषा को समझें इन Q और R जैसे समुच्चयों को देखते हुए, तो हमको पता चलता है व्यक्तियों अथवा वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह ही समुच्चय कहलाता है। फिलहाल हम लोग प्रकार पर चर्चा कर रहे हैं, और इसका अगला प्रकार जो है वो है परिमित समुच्चय। एक ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों को सूचीबद्ध किया जा सकता है, परिमित समुच्चय कहलाता है। इस समुच्चय में आरंभिक अवयव और अंतिम अवयव सदैव ज्ञात होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, शुरुआत 1 से हुई है और अंत 10 पर हुआ है। कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से खत्म हुआ, सारे ही अवयव हमको ज्ञात हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगला समुच्चय हमारे पास है समान समुच्चय। समुच्चय A, समुच्चय B तभी समान समुच्चय कहलाते हैं जब समुच्चय A के सभी अवयव समुच्चय B के अवयव हों और समुच्चय B के सभी अवयव समुच्चय A के अवयव हों। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, A 1 2 3, B 3 2 1। अगर इसको हम ध्यान से देखते हैं तो ये आरोही क्रम में लिखी गई संख्याएं हैं, जबकि ये अवरोही क्रम में लिखी गई संख्याएं हैं। समुच्चय A समुच्चय B तभी समान कहलाते हैं जब समुच्चय A के सारे अवयव समुच्चय B के भी अवयव हों। आप देख रहे हैं जो अवयव इसके पास हैं वही अवयव इसके पास हैं, अर्थात A और B दोनों कैसे हैं, ये दोनों ही समान समुच्चय कहलाते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक C एग्जाम्पल ले लूँ और उसको इस तरह से डिफाइन करूँ 1 1 3 3 3 2 2, तो मेरे प्यारे बच्चों ये C भी वही लिखा गया है जो यहाँ पर A लिखा गया है। क्योंकि आप जानते हैं कि समुच्चय में पुनरावृत्ति नहीं होती है, तो 1 को 2 बार नहीं 1 बार लिखा जाएगा, 3 को 3 बार नहीं 1 बार लिखा जाएगा, और 2 को 2 बार नहीं बल्कि 1 बार लिखा जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि समान समुच्चय का ये प्रकार भी आपको समझ आ गया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग समझते हैं उपसमुच्चय। यदि समुच्चय A का कोई अवयव समुच्चय B का भी अवयव है
तो समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहलाता है और इसे इस चिन्ह के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव यदि समुच्चय बी का भी अवयव है तो समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहलाता है। ये उपसमुच्चय है, इसे अंग्रेजी में सबसेट बोलते हैं और ये अगर ए पहले लिखा है और मुंह इस चिन्ह का मुंह बी की तरफ खुला है तो ए उपसमुच्चय है। लेकिन अगर इसी बात को मैं इस तरह से लिखूं तो यहाँ पर अब बी पहले भी मुंह की तरफ, इसका इस चिन्ह का जो मुंह था वो बी की तरफ खुला था, अभी भी इस चिन्ह का मुंह बी की तरफ ही खुला हुआ है, लेकिन अब इसको पढ़ते हैं सुपरसेट। क्या पढ़ते हैं? सुपरसेट। तो पढ़ते हैं बी इज़ अ सुपरसेट ऑफ ए। मैं उम्मीद करता हूँ कि उपसमुच्चय आपको बेहतर तरह से समझ आ गया होगा। इसे चाहें तो एक एग्जाम्पल से भी हम लोग समझ सकते हैं। यानी अगर घर में हम भगोने में चावल पकाएं तो भगोने में पके हुए चावल अर्थात जो चावल पक रहे हैं वो पके हैं अथवा नहीं, इस बात के पुष्टि के लिए हम एक कंछुल में कुछ चावल निकालते हैं और उनको दबाकर देखते हैं। अगर वो कुछ चावल पक गए हैं इसका मतलब है कि पूरा भगोने का चावल पक चुका है। तो जो आपकी कंछुल में चावल है वो सबसेट होगा उस भगोने में उपस्थित चावल की तुलना में। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग इसे एक गणितीय उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास एक समुच्चय ए 1 2 3 उपस्थित है। हमें इसके सभी उपसमुच्चय लिखने हैं। मेरे प्यारे बच्चों, उपसमुच्चय लिखना बिल्कुल आसान होता है। हम शुरू करते हैं रिक्त समुच्चय से। किससे शुरू करते हैं? रिक्त समुच्चय से। अभी आपको पीछे बताया रिक्त समुच्चय 5 से निरूपित किया जाता है। फिर वो सारे समुच्चय लिखते हैं जिनके पास एक एक अवयव है अर्थात एकल। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 1 2 3, मतलब हमने दूसरा जो बनाया वो 1 फिर 2 फिर 3। फिर वो अवयव लेते हैं जिनके पास दो दो, वो समुच्चय लेते हैं जिनके पास दो दो अवयव हैं और इस क्रम को तब तक बढ़ाते रहते हैं जब तक कि हमें सारे के सारे उपसमुच्चय नहीं मिल जाते हैं। अर्थात संख्या, अवयवों की संख्या तब तक समुच्चय के अंदर बढ़ाते जाइए जब तक कि आपको दिया गया समुच्चय प्राप्त नहीं हो जाए। अगर इसकी मैं बात करूं, जो अभी हम लोगों ने उदाहरण लिया हुआ है 1 2 3 का, तो इसके समस्त उपसमुच्चय आप देख पा रहे हैं। सबसे पहला रिक्त समुच्चय जो प्रत्येक के समुच्चय का एक उपसमुच्चय होता है। फिर आपने देखा एकल समुच्चय, फिर आपने देखा वो समुच्चय जिनके पास दो दो अवयव हैं और फिर आपने देखा कि वो समुच्चय जिनके पास 3 अवयव हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो हमको समुच्चय दिया गया उसके पास भी 3 अवयव हैं और यहाँ पर भी 3 अवयव हैं, अर्थात प्रोसेस को यहीं पर रोक दिया जाएगा। तो इस तरह से हम लोग उपसमुच्चय निकालते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, उपसमुच्चय को समझने के बाद अब हम लोग बात करते हैं सार्वत्रिक समुच्चय की। ये भी समुच्चय का ही एक प्रकार था, लेकिन उपसमुच्चय की मदद से इस प्रकार को ज़्यादा बेहतर तरह से समझा जा सकता है। किसी भी आधारभूत समुच्चय जिससे अन्य उपसमुच्चय उत्पन्न होते हैं को सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। इसे वेन आरेख में सदैव आयताकार बॉक्स से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण देखते हैं। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय जो कि लिखा जा रहा है n बराबर 1 2 3 एंड सो ऑन। इससे हमने 2 उपसमुच्चय निकाले। सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय जिसको a नाम दिया, 2 4 6 8 एंड सो ऑन, और दूसरा विषम संख्याओं का समुच्चय जिसे हमने b नाम दिया, 1 2 3। तो a व b के लिए n सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, समुच्चय की आधारभूत संक्रियाओं को भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अंकगणित में जोड़, घटाव, गुणा, भाग 4 आधारभूत संक्रियाएं होती हैं, उसी तरह से समुच्चय की भी 4 आधारभूत संक्रियाएं हैं, लेकिन इनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहला आता है सम्मिलन अर्थात यूनियन, दूसरा आता है सर्वनिष्ठ अर्थात इंटरसेक्शन, तीसरा आता है अंतर और चौथा आता है कार्तीय गुणन। मेरे प्यारे बच्चों, कार्तीय गुणन की चर्चा अभी हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे, ये अगले अध्याय में है। यहाँ पर 3 चीज़ों पर हम लोग बात करते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन और अंतर यानी सब्ट्रैक्शन। मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग एक वेन डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं। आप देख रहे हैं 2 समुच्चय मैंने ले लिए हैं। एक समुच्चय का नाम A है, दूसरे समुच्चय का नाम B है, जिनको वेन आरेख से मैंने समझाया, और इसके बाद इन दोनों को हमने आपस में
इंटरसेक्शन कराया, मतलब इस तरह से लिखा। अगर हम ये जो 3 पार्ट आप देख रहे हैं, अगर इन 3 पोर्शंस को हम कंबाइन कर दें, यानी इस पोर्शन को भी ले लिया, इसको भी ले लिया और इसको भी ले लिया, तो इन तीनों के कंप्रेशन से जो बनता है उसको हम नाम देते हैं ए यूनियन बी। फिर अगर हम इसको थोड़ा सा अलग अलग कर दें, सेपरेट कर दें तीनों पार्ट्स को, तो आप देखेंगे इस हिस्से को ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं, इस हिस्से को ए माइनस बी बोलते हैं और इस हिस्से को बी माइनस ए बोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम इस सर्किल को पूरा कंप्लीट कर दें यहाँ से, तो आप देखते हैं कि ये हिस्सा पूरा यहाँ फिट हो जाएगा। तो a माइनस बी का मतलब ये हुआ कि समुच्चय a से उन अवयवों को हटा दीजिए जो a और b में कॉमन है, अर्थात उभयनिष्ठ हैं। सेम प्रक्रिया अगर इस वृत्त को मैं पूरा कर दूं, तो आप देखेंगे कि ये इतना हिस्सा यहाँ पर फिट हो जाएगा, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि समुच्चय b से उन अवयवों को हटा दीजिए जो a और b में उभयनिष्ठ हैं, और इस तरह से हम ज्ञात कर पाएंगे b माइनस ए। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग इसको एक उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। जो हमने 3 आधारभूत संक्रियाओं को समझा, यानी यूनियन, इंटरसेक्शन और सब्ट्रैक्शन। तो उदाहरण है हमारे पास a इक्वल 1 से लेकर के 7 तक की संख्याएं दी गई हैं। एक समुच्चय b है, 2, 4, 6, 8, 10। हमको 3 चीज़ें ज्ञात करना है। पहला है a यूनियन b, दूसरा है a इंटरसेक्शन b, तीसरा है a माइनस b और चौथा है b माइनस a। तो बच्चों, इसको फेयर कॉपी में लिखने का क्या तरीका होता है, आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको क्या दिया गया है, फिर आपको वो लिखना है जो हमें ज्ञात करना है। चारों चीज़ें लिख ली। अब हमको ये पता है कि हमको दिया भी क्या गया है, हमको ये भी पता है कि ज्ञात क्या करना है, और अब हम क्या करते हैं, हल शुरू करते हैं। सबसे पहले a यूनियन b के लिए समुच्चय a, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसी को उठा करके यहाँ रख दिया गया है। सेम समुच्चय b उठा करके रख दिया गया। यूनियन में क्या करते हैं, इन दोनों को कंबाइन करके लिख देते हैं, लेकिन याद रखना समुच्चय की परिभाषा में रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। इसलिए अभी आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है वो ये आया। किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं की जाएगी और सबको कंबाइन करके लिख दिया जाएगा। इसी प्रकार से a इंटरसेक्शन b की जब मैं बात करता हूँ, तो a इंटरसेक्शन b में आप देख रहे हैं समुच्चय a और समुच्चय b वही है, बस यहाँ पर जिस चिन्ह का प्रयोग किया गया है वही चिन्ह यहाँ पर भी आ गया है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, यानी कॉमन। जो भी चीज़ कॉमन है आप उसको यहाँ पर मेंशन कर देंगे। आप देख रहे हैं कॉमन है इसमें 2, 4 और 6। यहाँ से भी देखिए 2, 4, 6। इसके बाद कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो यही कॉमन एलिमेंट्स आपको a इंटरसेक्शन b में देखने को मिल रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, a माइनस बी की चर्चा करते हैं। आपने फिर देखा सेट a और सेट b तो वही लिख दिए गए हैं। यहाँ माइनस का चिन्ह था, इसलिए वही चिन्ह यहाँ पर भी आया। और अब हमने जैसे ही सब्ट्रैक्ट किया तो हमें देखने को मिलता है 1357। मैंने कहा था ना कि जो भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे, जो समुच्चय पहले लिखा है उससे हटा दो। तो यहाँ पर कॉमन एलिमेंट्स निकाल चुके हैं, 2, 4, 6। तो a माइनस बी से 2 हटा दिया, 4 हटा दिया, 6 हटा दिया है। अर्थात a माइनस बी ज्ञात करने के लिए समुच्चय a से 2, 4, 6 हटा दिया, तो जो बच गया 1357 वो आपको सामने देखने को मिल रहा है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। b माइनस a, ये जो भी चीज़ हमने अभी गणितीय रूप में समझी है, इसको वेन आरेख से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले एक समुच्चय a लिया, फिर दूसरा समुच्चय हमने b ले लिया। अब हमने इन दोनों ही समुच्चयों का आपस में इंटरसेक्शन कराया। इंटरसेक्शन कराने पर कॉमन एलिमेंट्स हमने निकाल लिए हैं। कॉमन एलिमेंट्स में अगर हम इन 4 ऑपरेशंस को एक साथ देखते हैं, तो इन 4 ऑपरेशंस को एक साथ देखने पर आपको पता चल रहा है a माइनस बी, b माइनस a, a इंटरसेक्शन b और a यूनियन b। चारों चीज़ें आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हमने क्या सीखा, इसकी एक विस्तृत चर्चा सार के रूप में कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले संग्रह होता है। संग्रह को हम एक प्रॉपर्टी प्रोवाइड कराते हैं, गुणधर्म देते हैं, और वो है सुपरिभाषित। जैसे इसको सुपरिभाषित देते हैं, यह समुच्चय में तब्दील होता है। फिर हमने सीखा समुच्चय का प्रदर्शन किस तरह से होता है, हमेशा मझला ब्रैकेट के माध्यम से किया जाता है और अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से इसे निरूपित करते हैं। फिर हमने देखा मझला ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं उसे अवयव कहते हैं। फिर हमने समझा कि अवयव हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से लिखा जाता है। फिर हमने और भी देखा निरूपण की विधियाँ, 4 विधियाँ थीं, और इन 4 विधियों को हमने विस्तार से समझा। इसमें रोस्टर मेथड है, समुच्चय निर्माण विधि है, वेन आरेख विधि है और वर्णात्मक विधि है।
इसी के साथ में हमने समुच्चय के प्रकारों को भी समझा, जिसमें रिक्त समुच्चय, एकल समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय, समान समुच्चय। मेरे प्यारे बच्चों, समुच्चय की आधारभूत संक्रियाओं को भी हमने उदाहरण सहित समझने का प्रयास किया। सम्मिलन संक्रिया, सर्वनिष्ठ संक्रिया और आप देखते हैं अंतर संक्रिया। फिर हमने उपसमुच्चय समझा। उपसमुच्चय और समुच्चय के प्रकार को आपस में जोड़ा तो एक नया समुच्चय हमको मिला, जिसको सार्वत्रिक समुच्चय बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के इतनी चर्चा हमने एग्जाम्पल के साथ में की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, अभ्यास करना है। लिखने का तरीका जो मैंने बताया है उसी पैटर्न पर आपको लिखना है। निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यू प्रॉब्लम्स के साथ में। धन्यवाद।